सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ दो मेहमान हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। जफर इस्लाम साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और विवेक बंसल साहब हैं, कांग्रेस की तरफ से। बात न्यू इंडिया की हो रही है, तो शुरुआत में आप इसे करना चाहूंगा जफर साहब। न्यू इंडिया की बात लगातार प्रधानमंत्री मोदी करते रहे हैं। लास्ट टेन्योर में भी उन्होंने कहा था कि बहुत कुछ चीजें बदलेंगी। हालांकि शुरुआत में उन्होंने कहा था कि कड़वी दवाई मिलेगी, लेकिन उस कड़वी दवाई का जब असर होगा तब वो सबको देखने को मिलेगा। तो अब माने कि असर के दिन आ गए हैं, या अभी बजट आने वाला फिर से कड़वी दवाई खानी पड़ेगी? नहीं, देखिए, जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल, प्रधानमंत्री ने रोड मैप बिल्कुल क्लियर, हर तरीके से क्लियर कर दिया है कि देश में एक नया देश बनाएंगे। और नया देश में जब बोलते हैं तो उसका स्वरूप कैसा होगा, वो उन्होंने इसको भी एक्सप्लेन किया है। सबसे पहली बात कि जो गरीबी का नारा कांग्रेस ने बार बार दिया कि खत्म करने का, बिजली पानी सड़क घर तक पहुंचाएंगे, हम उस काम को करके दिखाएंगे। जिन लोगों के पास छत नहीं है उसको छत देंगे। ये हमारा लक्ष्य है कि 2022 तक सभी लोगों को, जो लोग घर के बगैर हैं, जिनके सर पे छत नहीं है, उनको छत देंगे। ये हमारे नए इंडिया का सबसे बड़ा कमिटमेंट है। जिसके घर में पानी नहीं आता है उसमें टैप वाटर आना शुरू करे, वहां पर नल हो, नल से जल, ये हमारा जो है कमिटमेंट है। घर घर तक बिजली पहुंचाने का कमिटमेंट है कि हर घर में रोशनी हो, ये हमारा कमिटमेंट है। और जो लोग ऐसी जिंदगी गुजारे जो किसी तरह से भी खुशगवार जिंदगी नहीं हो, उसकी जिंदगी को खुशगवार बनाने की कोशिश में हम लगे रहेंगे। और उसके लिए हमने ऐसी कोशिश की है, चाहे महिलाएं हैं तो महिलाओं को हमने चूल्हा देने का कोशिश किया, गैस स्टोव, ताकि वो जिस तरह के ईंधन का इस्तेमाल करते थे उनसे कई तरह की बीमारियां होती थी। और उसके अलावा जो हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड मिला है, यूथ है, जो यंग क्राउड है, जो जिसका एवरेज जो एज है वो 25-26 ईयर्स है, ये दुनिया का सबसे यंग कंट्री है। और इस यंग कंट्री के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो इकोनॉमी जो है तेज रफ्तार से बढ़े, ताकि सबके लिए इंपॉर्टेंट जॉब क्रिएशन हो। तो हमने दो तरह ही सबसे इंपॉर्टेंट है जॉब क्रिएशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है, और आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है जॉब क्रिएशन को लेकर कि आप जॉब क्रिएट करें, क्योंकि देश का युवा इस वक्त आपको देख रहा है। पिछली बार मैंडेट था क्लियर मैंडेट, इस बार भी क्लियर मैंडेट और मेजर तरीके से आपको मैंडेट मिला है। तो आपकी जिम्मेदारी इस बार बढ़ जाती है कि रोजगार के अवसर कैसे बढ़ाएंगे? देखिए, रोजगार का अवसर दो तरह से बढ़ते हैं। एक तो अगर लोग पहले जो ऐसी सोच होती थी कि सभी को सरकारी नौकरियां मिलेंगी, तो सरकारी नौकरियां तो जाहिर है नहीं मिल सकती सभी को, लेकिन सरकार उस तरह के एनवायरनमेट बनाए, इस तरह सिचुएशन क्रिएट करे कि सबके लिए खुशगवार अच्छी नौकरियां हो, या उनके लिए कुछ ना कुछ उनके लिए जॉब हो। तो उसके लिए हमने जो कोशिश की है, पहले पिछले 5 सालों में देखिए हर साल हमने लोन दिया है, जो मुद्रा लोन के तहत लोगों को जो चाहते हैं कि अपना बिजनेस सेटअप करें, उनको लोन चाहिए बिना सिक्योरिटी के, वैसा लोन देने की कोशिश की हमने। 14 लाख करोड़ लोन हमने बांट चुके हैं। और उसके अलावा हमने जो कोशिश की है कि लास्ट टर्म में 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही थी आपने, क्या वो 2 करोड़ नौकरियां मिली थी? देखिए, 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां मिली थी। अगर आप आज जाइए गांव में, तो नौकरियों का, जैसे जो डेवलप्ड नेशन में होता है क्या, कि आज ऑन रियल टाइम बेसिस अभी कितने पेरोल मेथड जो होता है उसमें देखते हैं, इतनी नौकरियां बनी, इतनी नौकरियां गई, दोनों चीज होता है। वहां नौकरियां जाती भी है, नौकरियां क्रिएट भी होती है। और गैप जो दिखता है, हमारे देश में ऐसा कोई तरीका नहीं था। अब हमने नीति आयोग इस पे काम कर रहे हैं ताकि रियल टाइम बेसिस पे हम करें। लेकिन हमारी इकोनॉमी जो है वो 80 से 85% इनफॉर्मल इकोनॉमी, जहां पता नहीं चलता है कि कब जॉब क्रिएट हुआ, और उसके कोई ऐसा साधन नहीं है कि जिससे आप उस चीज को कैप्चर करें। लेकिन फॉर्मल इकोनॉमी में अगर आप देखें तो हर साल हमने जॉब क्रिएट करी है। उसका सीधा ब्यूरो आप देखिए, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम में, या आप देखिए एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम में, या नेशनल पेंशन स्कीम में, जो लोग उसमें जब हिस्सेदार बनते हैं, जिनका एनरोलमेंट उसमें होता है, उसके मतलब है कि आपने जॉब क्रिएट की। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में जो हमारी नौकरियां हमने बहुत क्रिएट करी, उसका कोई ब्यौरा नहीं है कि हमने उसको कैप्चर किया। लेकिन लाइवलीहुड आप अगर देखिए, एक मेथड है लाइवलीहुड की वजह से कि कैसे हालात बने हैं देश में, और लोग किस तरह खुश है कि नहीं, और उनकी जिंदगी खुशगवार हुई कि नहीं। तो वो लाइवलीहुड का जब अगर आप मैपिंग करेंगे तो उसमें आपको देखेगा देश में खुशहाली बढ़ी है, और पिछले 5 साल में लाइवलीहुड बढ़ा है, लोगों के पास पैसा है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ा है, और वो जो आज तक नहीं कर पाए तो वो करने की क्षमता रखते हैं। और इसके कई डायनामिक्स हम आपको बता सकते हैं। आप अगर देखिए पिछले 1-2-3 महीना को छोड़ के अगर आप देखिए, तो आप देखिएगा कि स्कूटर सेल, ट्रैक्टर सेल, कार सेल, हर तरह की, या इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, वाटर कंजम्पशन, ये रूरल एरिया में किस तरह से हो रहा है। तो आपको लगेगा पहले तो कभी इस तरह का कंजम्पशन से ही पता चलता है कि डिस्पोजेबल इनकम है, कि आपके पास पैसा, तभी आप कुछ बाय कर पाएंगे। तो ये सारे आंकड़े आपको दिखाते हैं कि इसमें बहुत जबरदस्त
जो उछाल आया था, इसका मतलब कि देश की जनता अब पहले से बेहतर हालत में है। लेकिन ये नहीं कहूंगा कि एकदम से बहुत अच्छी हालत में होगी। ये 5 साल, जब पिछले 5 साल में हमने पटरियां बिछाई है, ट्रेन रन करने के लिए पहले पटरी बिछानी पड़ती है, तो हमने बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं, बहुत सारे रिफॉर्म मेजर्स लिए हैं। इस बार भी कुछ रिफॉर्म मेजर्स लगेंगे, लेकिन आपको ट्रेन पटरी पे दिखती जो है अब चलती हुई दिखेगी। और यही आपको जो हमने जो प्रधानमंत्री ने बड़े बड़े फैसले लिए, जिसका आगाज पिछले बार किया था, उसका जो आपको रिजल्ट इस बार मिलेगा। देखिए, ठीक है विवेक जी, मैं चाहूंगा, आपने बातें सुनी होंगी जफर इस्लाम साहब की, क्या इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, आपने लोगों खुद की ही शिकायत थी, आप लोगों की मेजर शिकायत ये थी कि रोजगार नहीं मिला। बिजली की जो बात करते हैं प्रधानमंत्री की, हमने बिजली इस बार पहुंचाई खूब, वो नहीं पहुंची। घर देने की बात की, ये कहते हैं कि हमने घर दिया, 1 करोड़ से ज्यादा घर दिए, आप कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब काउंटर कीजिए आप। देखिए, मैं बहुत सी चीजें कहना चाहूंगा। जहां तक नए भारत के निर्माण की आपने बात कही, नए भारत के निर्माण का तो शायद आगाज स्वर्गीय राजीव गांधी ने जब 21वीं सदी की बात की थी, और उसके परिप्रेक्ष्य में जो उनकी कल्पनाएं और जो उन्होंने जो उसका जिस तरीके से उसका क्रियान्वयन किया, चाहे वो दूरसंचार में क्रांति की बात हो, और चाहे युवाओं को भागीदारी, लोकतंत्र की भागीदारी की बात हो, कंप्यूटर की बात हो, ये सब चीजें थी। पर लेकिन मैं, जैसे आपने खुद ही कहा कि बेरोजगारी को लेके, बेरोजगारी हमारे साथी ने, भाई ने, आपने बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि साहब इनफॉर्मल सेक्टर की बात की और फॉर्मल की बात की। प्रोविडेंट फंड का उन्होंने एक आंकड़ा बताया, इन्होंने बताया कि इंश्योरेंस वगैरह, ये सब बहुत भ्रमित करने वाले हैं, क्योंकि प्रोविडेंट फंड वगैरह का इस पे बहुत कुछ आया था कि किस तरीके से उन्होंने मैंडेटरी किया है, जो फर्म्स अभी तक नहीं थी, और उसको उन्होंने आधार बनाया है। तो वो बहुत भ्रमित करने वाली हैं कि कितना रोजगार जनरेट हुआ। इसके मतलब लिए आप भ्रमित करने की बात कर रहे हैं, मतलब आप राहुल गांधी की बात को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी वायनाड गए थे राहुल गांधी। देखिए, राहुल गांधी, राहुल गांधी पब्लिक को भ्रमित किया, इसलिए आप लोग चुनाव जीते। सुनिए, मैं देखिए, मैं, आप जब बात कर रहे थे, मैंने बिल्कुल उसमें बीच में हस्तक्षेप नहीं किया था, और मैं तो आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। वही मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस तरीके से जो रोजगार सृजन करने की बात थी और जो आंकड़े आए हैं, उसको खुद ही खंडित किया गया, चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो और चाहे वो रोजगार सृजन की बात हो। और उन्होंने खुद ही कहा कि कंजम्पशन बढ़ा है। कंजम्पशन, अभी आपने देखा होगा कि आंकड़े आए थे कि कार के मैन्युफैक्चर, कार सेल्स के और तमाम जो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं उनमें गिरावट आई है। तो ये सब किस चीज को और इंगित करता है? एक तरफ कि साहब काले धन की भी बातें बहुत थी, घोषणाएं थी, पर हम उस पर न जाते हुए पर यही कहना चाहेंगे, हमारा पूरी तरीके से हम अगर जो भारत के युवाओं की कल्पना का, भारत का निर्माण की बात है, हम लोग भी उसमें पूरी शुभकामनाएं भी देना चाहेंगे। पर लेकिन होना चाहिए ये इस तरीके से ना हो कि आसमान के तारे दिखाए जाएं, पर लेकिन जब धरातल पे उसे उतारने की बात की जाए और उसे जब आकलन किया जाए, विश्लेषण किया जाए, तो उसके अनुरूप ना हो। अब आप बोलिए, क्योंकि मैं वही बात, राहुल गांधी वाली बात ला रहा हूं। उन्होंने अभी वायनाड गए थे, आपने भी देखा होगा, बड़ा जबरदस्त तरीके से उनका स्वागत वहां पर किया गया, लेकिन इसी दौरान उन्होंने बड़ा हमला बोला प्रधानमंत्री मोदी पर कि भ्रमित करके ये चुनाव जीता है। बात न्यू इंडिया की कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक को भ्रम में रखते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी की बात में कितनी सच्चाई है, ये इलेक्शन के रिजल्ट से ही पता चल गया कि किस तरह से वो मिसलीड कर रहे थे खुद लोगों को, और जो हकीकत को अगर आप गलत तरीके से बयान करें तो आपकी अपनी जमी जमाई सीट भी वो भी आप खो बैठे। वो भी कह रहे हैं कि मैं चैन से नहीं बैठने दूंगा। नहीं, आप वो बैठे या ना बैठे चैन से, या बैठने ना दे बैठने, वो उनका अपना नजरिया है। लेकिन मैं देश के नजरिए से देखता हूं, देशवासियों के नजरिए से जो बात कर रहा हूं। देखिए, आज आप गांव-गांव में जाइए, बंसल साहब कितना गांव में जाते हैं मुझे मालूम नहीं है, राहुल गांधी जी कितना गांव में जाते हैं मालूम नहीं, लेकिन गांव में जाइए तो आज शौचालय के बारे में लोग बात करते हैं कि शौचालय मुझे मिला। आप बात कीजिए, मैं जरूरी नहीं कि हमारे लाए हुए लोगों से, जिनसे चाहे पूछिए, लेकिन अगर नजरिया सही हो कि देश के लोग देशवासी बोल रहे हैं, ये नहीं कि भाजपा की तारीफ करें तो आप उसके लिए बुराई करना शुरू कर दे। ऐसे लोग जो कि सॉफ्टवेयर इश्यू में पहली बार, देखिए देश आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जब देश आगे बढ़ता है तो ज्यादातर सरकारें जो दुनिया में वो सॉफ्ट इश्यूज पे नहीं ध्यान देती। प्रधानमंत्री का पहले दिन से सॉफ्ट इश्यूज पे, इसलिए कि एक डेवलप्ड नेशन में सॉफ्ट इश्यूज पे को नजरअंदाज करना गलत है। इसलिए उन्होंने देखे, जो उन्होंने पहले बात की टॉयलेट बनाने की, उन्होंने कहा कि सफाई के पर उन्होंने बहुत फोकस किया, सफाई पे,
और आप आज देखिए ये सब चीजें जो इंपॉर्टेंट बनी है, अवेयरनेस क्रिएट किया प्रधानमंत्री ने किया। घर में अगर आपके महिलाओं को अगर शौचालय जाने के लिए बाहर जाना पड़े तो ये अपने आप में एक डेवलप नेशन नहीं है, डेवलपिंग नेशन में भी बहुत ही नीचे दर पे आप आते। लेकिन प्रधानमंत्री ने पूरे फोकस के साथ लोगों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया और उन लोगों ने अपने घर में शौचालय बनवाए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें किए हमने और आगे भी ऐसा इरादा है कि देखिए मैं आज आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं अनेक बार जिक्र किया है कि 2022 तक जिस रफ्तार से हम काम कर रहे हैं 2022 तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जिसके सर पे छत नहीं हो। ये हमारा संकल्प है और इस संकल्प को पूरा करेंगे। हम दुनिया के 6 बड़े इकोनॉमी में से हैं, लेकिन हमारा संकल्प है कि अगले 5 सालों में या 2024 तक जो हम इसमें बिल्कुल दुनिया के 3 या 4 बड़े इकोनॉमी में हो जाएंगे। जब 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी तो अपने आप ही इतनी ज्यादा नौकरियां क्रिएट होंगी कि ये आप जो आज जिसका अनुमान नहीं लगा सकते। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने पहले 100 दिन में, अभी जिसका ब्यौरा नहीं आया, लेकिन जिस तरह से फोकस है, डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, मिनिस्ट्री काम कर रही है कि ग्लोबल ट्रेड में हमारा आज का परसेंटेज एक 1.2 था 2010 में और 2012-13 में और अब 1.7 हुआ। इस बार टारगेट है कि 3 से ज्यादा ले जाए। अगर 3 से ज्यादा हम ले जाएंगे तो इस देश में कम से कम 50 लाख व्हाइट कॉलर जॉब और उतने ही ब्लू कॉलर जॉब प्लस एंसिलरी जॉब बहुत सारी क्रिएट होंगी। उसके साथ साथ एक चीज डिपार्टमेंट को, उसके साथ साथ अगर आप ये कहते हैं कि कंजम्पशन साइड में गिरावट आई है, मैं मानता हूं गिरावट आई है। हम वो सरकार है जो अपनी कमियों को भी महसूस करते हैं और उस पर बिल्कुल सख्ती से काम भी करते हैं। पिछले 2 क्वार्टर में कमी आई है, उसकी वजह इन्होंने नहीं बताई कि एनबीएफसी सेक्टर में जिस तरह से गिरावट आई उसका सीधा इंपैक्ट जो है एमएसएमई सेक्टर में है और इसकी वजह से थोड़ी सी कंजम्पशन साइड में गिरावट आई। लेकिन आज आप देख रहे हैं आज के कंजम्पशन को पिछले 5 साल से देखिए, जब आपने छोड़ा था उससे भी बेहतर आज हालत में, गिरावट के बाद भी उससे बेहतर हालत में कंजम्पशन पैटर्न, और पिछले 5 सालों में तो बहुत ऊंचाई तक कंजम्पशन गया है। तो पूरा ओवरऑल जो है हमने हर चीज पे एड्रेस करने की कोशिश की है। इकोनॉमी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इकोनॉमी पूरा फोकस है। नेशनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट से, आप देखिए नेशनल सिक्योरिटी पे हमने इलेक्शन लड़ा और इंटरनल सिक्योरिटी में जिस तरह से काम हो रहा है ताकि लोग भी तो सुरक्षित महसूस करें देश में कि हम एक सुरक्षित देश में, उन सब चीजों पे काम हो रहा है। उसके साथ साथ तरक्की पे काम हो रहा है। आज दुनिया में एक ही देश का जो बोलबाला है और प्रधानमंत्री एक ग्लोबल सिटीजन की तरह पूरे हर जगह एक स्टेट्समैन की तरह जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी है, एक लीडर की तरह, वो सिर्फ और सिर्फ पहली बार हिंदुस्तान में, आप देखिए पाकिस्तान बगल में देश से आज उसकी क्या हालत कर दी है। उसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है कि इन्होंने तो बराबर दोस्ती करने की कोशिश की। हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया लेकिन अपने शर्त पे कि दोस्ती करने से पहले ये जान लो कि मुझे तुम्हारा दोस्ती का दायरा क्या होगा। उन्हें वो दायरा मंजूर नहीं था तो हमने हमसे दुश्मनी की, तो आज वो देखिए आज ऐसे मंजूर नहीं था तो हमने हमसे दुश्मनी की, तो आज वो देखिए आज ऐसे। अभी आपने देखा जो बिश्केक में जो अभी और जो मीटिंग हो रही थी, पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग के उसके प्रधानमंत्री के कोने में जाके बैठना पड़ा। ये अपने आप में अचीवमेंट है, देशवासियों के लिए अचीवमेंट है, सारे देश के लिए। ठीक है विवेक जी, देखिए ये बात हम सबको बहुत अच्छे से मालूम है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है। पहली है स्थिर सरकार और दूसरी है मजबूत विपक्ष। क्या आप खुद को उस जगह खड़ा पाते हैं जहां मजबूती से सरकार की वो नीतियां जिनके आप अगेंस्ट में हो उनका विरोध कर पाएंगे? देखिए ऐसा है, एक तो मैं आपसे कहना चाहूंगा मजबूत विपक्ष को कि जहां तक आपने बात की, जरूरी नहीं है कि संख्या बल बहुत होना चाहिए, पर लेकिन अगर आपके विरोध में आपके तथ्य हैं, आपके तथ्य मजबूत हैं, आंकड़े आपके मजबूत हैं, तो विरोध बहुत सक्षम होता है। और अब मैं बड़े विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूं कि आगामी दिनों में जो आपको लोकसभा और राज्यसभा में, जो पार्लियामेंट में जो विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए, जो सरकार को जहां उसकी त्रुटियां रही हैं, सकारात्मक रूप से हम लोग उसको पूर्ण रूप से करेंगे। और जहां तक इन्होंने फिर उस बात को दोहराया कि आंतरिक सुरक्षा की इन्होंने बात की कि बहुत ज्यादा है, तो मैं इनको एक आपको एक संज्ञान में लाना चाहता हूं कि 2008 के जो आतंकवाद की जो घटनाएं, 800 कुछ उसमें घटनाएं हैं, 335 के करीब सुरक्षाकर्मी मारे गए, जो अपने आप में पिछले 10, 15, 20 साल का अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो ये सब चीजें अगर हम कहेंगे कि हमने आंतरिक
हर सरकार प्रयत्न करती है, कितनी सफल होती है कितनी नहीं हम ये नहीं कहना चाहते कि, और जहां तक टॉयलेट्स की बात इन्होंने कही, इलेक्ट्रिफिकेशन की 6000 गांव में, अगर 600 गांव में या 6000 गांव में 3.5 लाख में इन्होंने विद्युतीकरण कर दिया 5 साल में। और अगर आप उस सबको आंकड़े उठाएंगे स्वतंत्रता के पश्चात, या फिर गरीबी रेखा की इन्होंने बात की कि गरीबी खत्म नहीं हुई। जब हिंदुस्तान, जब भारतवर्ष आजाद हुआ तो 80% भारत की जनसंख्या जो थी वो गरीबी रेखा के नीचे थी। उसके पश्चात जब यूपीए ने जब सरकार छोड़ी थी तब वो 30-32% के करीब आई थी। तो ऐसा नहीं है कि आप जो पूरा जो अतीत में जो कार्य हुआ है, जो देश आगे बढ़ा है, क्षमा कीजिएगा जब आपने कहा कि ग्लोबल सिटीजन का जो मौका आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अब मिला या जो सम्मान मिला, इसलिए नहीं कि वो आदरणीय श्री नरेंद्र नाथ मोदी जी, शुरुआत तो अच्छी की है ना। जब नहीं, शुरुआत हुई पहली कैबिनेट की बैठक में किसान और जवान दोनों की बात की। किसानों के लिए किसान सम्मान योजना की में अमेंडमेंट किया गया, जवानों के लिए, उनके जो शहीद जवान हैं उनके बच्चों के लिए किया गया कि 2000 जिनको अब तक मिल रहा था उसको बढ़ा के 2000 कर दिया। अच्छी बात है, स्वागत योग बात है, पर लेकिन आप ये कह रहे कि आप नहीं अच्छी, देखिए शुरुआत तो बहुत अच्छा, बिल्कुल मैंने आपसे कहा सकारात्मक विरोध की बात कही इन्होंने। टॉयलेट्स अगर आप आंकड़े देखेंगे 2013-14 में जो यूपीए सरकार और 15-16, टॉयलेट एक इतना ज़हीन इशू है, हम लोगों को लगता है कि हमारे घर में टॉयलेट है, अटैच बाथरूम है, बहुत उनसे पूछना चाहिए जिनके घरों में टॉयलेट नहीं होता है। नहीं, पर उसका निर्माण, मेरा कहने का अभिप्राय, मैं आपको आंकड़े की बात कर रहा हूं। कितनी बड़ी बात उनके लिए है कि उनको टॉयलेट्स मिल गए हैं, इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल अप्रिशिएट कर रहे हैं, पर मैं उसके साथ साथ आपके संज्ञान में लाना चाह रहा हूं, बहुत लोगों के संज्ञान में बात नहीं है कि 2014, 13 और 14 में जो आप संख्या अगर देखेंगे टॉयलेट्स के निर्माण की, और 2015 और 16 के जो उसका निर्माण हुआ है वो करीब बराबर है। तो ऐसा नहीं है कि अब शुरू हुआ, अब जरूर है कि उसका प्रचार प्रसार बहुत हुआ, जनता में जागरूकता आई है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इसको लेके जिस स्तर पर, जिस युद्ध स्तर पर लेके जा रहे हैं वो स्वागत योग्य है। स्वच्छता की जहां बात है, आपको शायद ये याद हो कि स्वर्गीय संजय गांधी जी ने जो 5 जो पॉइंट बनाए थे उसमें अपने गली मोहल्ले की स्वच्छता की बात थी। तो ऐसा नहीं है, निर्मल स्वच्छता अभियान क्या था, तो वो सब चीजें लेके यूपीए या कांग्रेस के नेतृत्व में भी कार्य हो रहा था। अब जरा उसका जो है जो उसका स्वरूप, उसका ज्यादा ऐसा नहीं हुआ ना कि प्रधानमंत्री सड़कों पर उतर आया हो जी, एक प्रधानमंत्री खुद झाड़ू लेकर सड़कों पर उतर आया हो, रोल मॉडल बना हो प्रधानमंत्री, उसके पीछे हर व्यक्ति की कार्यप्रणाली की बात कर रहा हूं, घर की बात कर रहा हूं। छोटा सा इंसिडेंट मैं आपको बताऊंगा। बेटे को टॉफी दिलाने गया, टॉफी लेने के बाद बेटा कहता है कि मोदी अंकल मना करेंगे, मैं डस्टबिन में डालूंगा। तो ये चीज है, ये इस चीज की जागरूकता है। देखिए मेरा आपसे यही मैं कहना चाहता हूं, हर समय का अपना एक महत्व होता है, हर समय पे कोई चीज होती है। आज जितना प्रचार प्रसार है, आज जितने माध्यम है, अगर आप इसी की आप तुलना करें कि पहले 2080 में देखिए, 85 में, आज उन्हें मैं जरा जवाब देना चाहता हूं, एक बेस उन्हें मिला जिसके तहत वो इस चीज को जन जन तक, पहले कितना टीवी गांव तक पहुंचा हुआ था। आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी की ये कल्पना थी, उन्होंने मोबाइल कितने लोगों के पास होते थे, मोबाइल उस समय कहीं नहीं थे। तो इन सब चीजों से ये सहायतार्थ हुए, ये सब जो भी योजनाएं बनी उनका क्रियान्वयन आसान हुआ, कंप्यूटराइजेशन हुआ। उस समय आप ही की पार्टी के लोग कितना विरोध करते थे, बैलगाड़ी से अटल जी और वो सब लोग गए थे, आपको याद हो कि पार्लियामेंट में गए थे, इसका विरोध किया था कि बेरोजगारी आ जाएगी कंप्यूटराइजेशन से। आधार को आपने कितना विरोध किया था, एफडीआई का आपने पार्लियामेंट में कितना विरोध किया था, एफडीआई पे आज आपने रक्षा सौदों तक एफडीआई पे, तो ये सब जो भी कानून के लिए हमने विरोध किया, उसको आज भी अगर होता तो मैं विरोध करता, इसलिए कि हमने हर चीज को मॉडिफाई किया है। हमारी सोच जो है वो देश हित पे सोच है, देशवासियों के हित पे सोच। उसके लिए जो मॉडिफिकेशन, मैं मानता हूं आपकी कुछ स्कीम को मैं बिल्कुल इस चीज से आप देखिए, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आप छोटी सी मिसाल, आपको एक मिसाल देता हूँ। आप देश के लिए सोचते हैं, कांग्रेस ने देश के लिए, कांग्रेस का फोकस फैमिली था, और मोदी जी का फोकस देशवासी है, ये फर्क है। और सुनिए एक और बात कहना चाहता हूँ, आप देखिए जैसे आप कर रहे हैं, आप मुद्दे से भटक रहे हैं जफर साहब, मेरा आपसे देखिए, जवाब दीजिएगा। मैं एक छोटी मिसाल देता हूँ, मनरेगा स्कीम आपने चालू किया कि नहीं?
लेकिन आप इंटाइटलमेंट की तरह लोगों को दिया। हमने मनरेगा स्कीम को मॉडिफाई किया, हमने जरूर मनरेगा उसका पैसा कम कर दिया। अरे तो सुन तो लीजिए, मनरेगा स्कीम में आज लार्जेस्ट एलोकेशन है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन ये मॉडिफाइड बन रहा है इसका। अब फर्क क्या है, देखिए आपने पैसे बांटे, गरीबी आप जाके गांव-गांव में पैसे बांटे, उसमें लोगों को पैसा मिला नहीं और पॉकेट में लोगों ने रख लिया अपने, लेकिन और साथ साथ न रोजगार मिला। बेरोजगारी कैसे कम हुई? गरीबी रेखा के नीचे लोग कैसे कमाए? मनरेगा तो बहुत सहायक। अरे सुन तो लीजिए बंसल साहब, आपको पता भी, आपकी नॉलेज में भी बता रहा हूं, लेकिन हमने क्या किया, हमने कहा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, गांव में पैसा नहीं बांटेंगे, नौकरी देंगे, ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, वहां सड़कें बनाएंगे। पैसा जो दे रहे हैं वो कम दे रहे हैं आप। आपको तब आपको आंकड़े नहीं मालूम है? मुझे आंकड़े मालूम नहीं मालूम है। आप आंकड़े का मालूम होता तो ऐसे में बिल्कुल आपके समय से डबल पैसा दे रहे हैं मनरेगा में एलोकेशन है। तथ्यों का आप बजट जाके देखिए। आपने कहा रोजगार की आपने बात की, बेरोजगारी आज आपको शायद आपको आंकड़े नहीं मालूम है, आप घर जाके देखिएगा मनरेगा में जो हाईएस्ट एलोकेशन हुआ है लास्ट बजट में हुआ है, हाईएस्ट एलोकेशन। और हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, वहां जमीन पे रोड बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। आपने पैसा बांटा इसलिए कि आपको बीच पैसा नहीं बांटा, वेटलैंड्स बने। अरे आपने पैसे गरीबों को बांटने की कोशिश की, पैसा नहीं मिला, आपके पॉकेट में रह, अब सीधे डायरेक्ट ट्रांसफर होता है, काम के बेसिस पे ट्रांसफर होता है। इसलिए आज जमीन, आज गांव-गांव में सड़कें भी बन रही हैं और गांव में जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर काम हो रहा है और सबसे हाईएस्ट एलोकेशन मनरेगा में हमने किया है। लेकिन मॉडिफाइड मनरेगा वाइज आप देखिए, आप जो आप कह रहे हैं कि हाईएस्ट आपने कहां से की? सर्वविदित है, ये बात सर्वविदित है कि मनरेगा में आपने पैसे की आवंटन आपके टाइम में अगर जीडीपी के संदर्भ में देख रहे हैं तो जीडीपी के संदर्भ में बहुत सारे आंकड़े देखिएगा तो आपके परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखेंगे तो जीडीपी हमारा बड़ा है। आपको खुली चुनौती देता हूं कि मनरेगा में आवंटन आपने कम किया है। बिल्कुल नहीं, हमने एब्सोल्यूट अमाउंट हमारा ज्यादा है, हर बार से ज्यादा हर बार बढ़ाया है। आप परसेंटेज जो जीडीपी हो सकता है आप देख रहे हो, परसेंटेज जो जीडीपी टर्म्स में देख रहे हो तो हो सकता है आपको आप उसका परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा। मैं एक इंटरनेशनल घटना की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। अभी आपको याद होगा 2-4 दिन पहले अमेरिका के विदेश मंत्री हैं पॉम्पियो, उन्होंने तक ये कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, वो वहां पर बैठ के इस चीज को मान रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आज भारत की जो आर्थिक जो शक्ति है और आर्थिक रूप से आज ग्लोबलाइजेशन मान रहे हैं तो सपोर्ट कीजिए। तो देखिए, माना तो वो कहां क्या इन 4 सालों में मोदी जी ने उसे बिल्डअप किया है, उसका आधार कहां से, मोमेंटम कहां से आ रहा था, बेस कहां मिला, बेस को लेकर कहां से। और मैंने जैसे कहा वीजा नहीं मिल रहा था, हर चीज का एक समय होता। मोदी जो है मोदी है तो मुमकिन हो गया। आप ये कह दें कि इन्होंने कह दिया भाई मोदी है तो मुमकिन है, तो ठीक है। आपने तस्लीम किया, इसके लिए मैं आपको शुक्रगुजार हूँ। मैंने कहा अच्छा क्या तस्लीम तो कर लिया, उसका आधार दुनिया तो तस्लीम कर चुकी है सिवाय और उसका सबूत था कि बैरक ओबामा ने जब मंदी चल रही थी, बैरक ओबामा ने कहा पार्लियामेंट में, कहा सर्वविदित है कि आई सैल्यूट यू डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो व्हाट वाज दैट? मनमोहन सिंह जी के बारे में इतना ही कहूंगा कि द इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्राइसिस दैट हैज एनगल्फ्ड द एंटायर। देखिए मनमोहन सिंह जी के अगर बारे में बात करना हो तो बिल्कुल अच्छे इकोनॉमिस्ट है, हम पूरे सभी लोग, हर देश का हर आदमी मानता होगा। लेकिन जब इकोनॉमिस्ट की तरह वो बात करते हैं, जब भी वो कांग्रेस का हुलिया पहन के कांग्रेस की बात करने लगते हैं, तब वो इकोनॉमिस्ट हट के कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन बन जाते हैं और फिर वो गलत बातें करते हैं। जैसे उन्होंने कहा था डिमोनेटाइजेशन के टाइम में जो बातें कही थी सब बातें गलत हो गई उनकी, लेकिन अगर वो इकोनॉमिस्ट के हैसियत से बोलते हैं तो शायद दूसरी बात है। इकोनॉमी को अफेक्ट किया। नहीं, जितनी बातें कही थी उनके हर दुनिया के हर लोगों ने तस्लीम करने से मना कर दिया, इसलिए कि वो खुद जानते थे गलत बोल रहे हैं, गलत बयानी से काम लिया। सिर्फ राहुल गांधी के इशारे पर उन्होंने कहा, खुद से नहीं कह सकते थे। आज आपकी देखिए, आपने जो न्याय स्कीम आपने चालू किया, आप न्याय स्कीम बीच में ड्रॉप कर दिया, क्यों? इसलिए कहा कि आपने लोगों के साथ अन्याय किया है, आज न्याय करने की बात करेंगे, ये रिसेप्टिवनेस नहीं है। और वो स्कीम में आपको दम ही नहीं था, गलत शब्दों की हेराफेरी में मत जाइए। आपने न्याय स्कीम को क्यों ड्रॉप किया? इसलिए कि आप जानते थे कि इस न्याय स्कीम में लोगों तक पहुंचा नहीं पाएंगे, उससे सच्चाई नहीं है। अच्छा, वैसे ये भी तो हो सकता था सर। टारगेट जो जनसंख्या थी 20%, कहीं ना कहीं
आपने अपने कैंपेन से ड्रॉप कर दिया उसको न्याय से। आपने कितनी नहीं, लेकिन एक आप- चीज है, लास्ट एक में चीज- अपने न्याय की बात करने एक बंद सवाल किया। है, बेरोजगारी एक खत्म सवाल की। एक सवाल ये आप भी है। कितना काला धन आप क्या समय में एनपीए बढ़ा कि नहीं बढ़ा? एनपीए बढ़ा तो आपने पैसे दिए, हमने थोड़ी दिए थे। आपने गलत पैसे दिए लोगों से कमीशन लेके, तो मजबूरन बढ़ा। हाँ बढ़ा, मैं मानता हूँ उस बात को बढ़ा, लेकिन हमने पैसे दिए होते तो मान लेते। आपने गलत तरीके से पैसे, उसी पे तो हमने रुकावट लगाई है। आप जो पैसे देते हैं बैंक वाले, अब मैं खुद बैंक देखिए, मैं खुद बैंक कर रहा हुआ हूँ, मुझे मैं खुद बैंक कर रहा हूँ, मुझे मालूम है कि किस तरह से पैसे दिए जाते समाप्त थे। करने की बात ही, कल ही हमारा मेजर मारा गया है। आतंकवाद की घटनाएं कश्मीर में कितनी बढ़ी हैं, आप तुलना कर लीजिए पिछले 15-20 आतंकवाद वर्ष। इस देश से, अरे अब आप इस सुनिए। देश से, देश की धरती से आतंकवाद खत्म होगा तो इसी सरकार के द्वारा होगा, आपकी तरह नहीं। जो लोग पाकिस्तान में जाके बिरयानी खा के बोलते हैं मोदी को गिराओ, वो आतंकवाद खत्म नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात है अगर आतंकवाद खत्म हो, इससे अच्छा शुभ एक राष्ट्र वादी होते हुए हिंदुस्तान देश के किसी कोने में कोई एक्सेप्ट कश्मीर के एक हिस्से में, कश्मीर के एक एरिया में को छोड़ के आतंकवादी एक्टिविटीज कहीं नहीं, और वहां भी हमने सारे लोगों को आइडेंटिफाई करके रखा है। जो लोग, मैं तो खुला कह रहा हूँ, जो आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व है, उनको लिक्विडेट कर देंगे। आपने एक चीज है, जो लोग बात जब विकास की होती है तो मुझे लगता है कि वो हाफिज समग्र सईद, विकास की बात होनी चाहिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। बाकी चीजें आपने बताई, बिजली, पानी और जीडीपी, इन सब में आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि विश्वास, जैसा कि मोदी जी कहते हैं, उस विश्वास को जगाना भी बहुत जरूरी है। और वो विश्वास इस सिचुएशन में कैसे जगेगा जब आपका गृह राज्य मंत्री कहता है कि हैदराबाद में सबसे ज्यादा आतंकी होते हैं? देखिए, आप अगर आज विश्वास नहीं होता तो जिस तरह का मैंडेट है वो मैंडेट ही बात नहीं सही आता। मैंडेट ही दिखता सा आपको बताता है कि लोगों का विश्वास हमें प्राप्त हुआ प्रधानमंत्री जी की वजह से, हमें इस तरह का विश्वास प्राप्त हुआ। और आगे भी जो उसके लिए आप देखिए कि इन्होंने जिनके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन देश के जो गृह मंत्री है उन्होंने उसका खंडन किया और उन्होंने बताया भी कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। तो उस चीज को अप्रिशिएट किए कि आज हमारी लीडरशिप ऐसी है जो देश को एक साथ लेके चलना चाहती है और उस दिशा में काम करेगी, इसलिए कि देश आगे उसी वक्त बढ़ेगा और बहुत रफ्तार से बढ़ेगा। देश का हर व्यक्ति का विश्वास सरकार को प्राप्त हो। आज मैं कह सकता हूं कि आज देश के हर नागरिक का विश्वास जो है प्रधानमंत्री पे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस की पार्टी अलग अलग दीगर पार्टियों में हैं, लेकिन वो भी इस बात को जानते हैं कि प्रधानमंत्री बिल्कुल कमिटेड तौर से, जिस तरह से लोगों ने कभी आज तक काम नहीं किया और प्रधानमंत्री ने कंट्रीब्यूशन उनका भी रहा, लेकिन जिस तरह से इनका कंट्रीब्यूशन रहा, जैसे आप देखिए राहुल गांधी जी छुट्टी मनाने चले गए इलेक्शन के बाद, या जो हमेशा रहे याद। एसोसिएट स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। और घर की दावत में रंग जमा डाला जब डाला MDH का शाही पनीर मसाला। अयोध्या ब्लास्ट मामले में आया फैसला, 5 में से 4 आरोपियों को उम्र कैद। मोहम्मद अजीज सभी आरोपों से बरी। साल 2005 में राम जन्मभूमि परिसर में हुआ था आतंकी हमला। करप्शन पर मोदी सरकार का एक और बड़ा वार, 15 वरिष्ठ ऑफिसर्स को समय से पहले दिया रिटायरमेंट। इस बार आयकर विभाग में चलाया स्वच्छता अभियान। जेपी नड्डा ने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष का पद संभाला। अमित शाह समेत दिग्गज नेताओं ने किया स्वागत। मुजफ्फरपुर पहुंचने पर सीएम नीतीश कुमार का विरोध। गुस्साए लोगों ने लगाए नीतीश वापस जाओ के नारे। 17 दिनों से जारी है मासूमों की मौत का सिलसिला। इंडिया न्यूज के मेगा शो इंडिया नेक्स्ट से चिराग पासवान की नीतीश सरकार को नसीहत। बुखार से लड़ने के लिए पहले से करनी चाहिए थी तैयारी। मोदी सरकार 2 के 100 दिन का क्या है एजेंडा? देश के सियासी दिग्गजों से समझिए मोदी कैबिनेट का नेक्स्ट प्लान। इंडिया नेक्स्ट दिन भर। Presented by Dr. Ortho Ayurvedic Oil and Capsule, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। Co-powered by MDH देगी मिर्च। MDH देगी मिर्च का तड़का अंग अंग भड़का। पार्टनर मुल्तानी पश्मीना। कुछ नहीं बचेगा, अब सब बचेगा।
नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मिश्रा बाजवा चौधरी। इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम इंडिया नेक्स्ट का सीधा रुख करते हैं, जहां पर पिनाकी मिश्रा सांसद बीजेडी और पीवी मिथुन रेड्डी सांसद वाईएसआर कांग्रेस के इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। ये मंच इसलिए भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है कि पिनाकी जी, एक हवा चली थी तीसरा मोर्चा, तो तीसरे मोर्चे के तहत एक प्रचंड जीत जो बीजेपी ने हासिल की, उसके बाद आज तीसरे मोर्चे का क्या वजूद या क्या वर्चस्व और क्या उनका एग्जिस्टेंस रह गया है, इस पर हम आगे बात करेंगे। मिस्टर रेड्डी, आई स्पोक अबाउट दैट वी विल स्पीक अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ थर्ड फ्रंट। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू पिनाकी जी, पुरी से आते हैं और आपने तेज तर्रार बीजेपी के प्रवक्ता को शांत कर दिया, तो सबसे पहले बात मैं ये चाहूंगा कि आप ज्यादा बोलेंगे क्योंकि आपने प्रवक्ता को शांत किया है। पिनाकी जी। थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। शांत तो पुरी के लोगों ने किया, मैंने तो सिर्फ जाके वोट की भिक्षा मांगी। ट्रैक रिकॉर्ड नवीन पटनायक जी का 4 टर्म में इतना अच्छा था कि लोगों ने तय किया कि उनको 5th टर्म दिया जाए, और चूंकि हमारे यहाँ असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शंस एक साथ होते हैं, उसका बहुत फायदा हमें मिलता है, बिकॉज नवीन पटनायक जी के लिए जो वोट पड़ता है उसमें ऑटोमेटिकली पार्लियामेंट के लिए भी एमपीज को वोट पड़ता है। हालांकि इस बार कुछ डुअल वोटिंग हुई है, कई लोग चाह रहे थे मोदी जी के लिए सेंटर में, नवीन पटनायक जी के लिए स्टेट में, जिसकी वजह से नवीन पटनायक जी को बहुत बहुमत मिला है स्टेट में, जबकि सेंटर में कुछ हमारी पार्लियामेंट की सीटें कम हुई हैं, हालांकि बहुत कम मार्जिन से कम हुई हैं, बट कुछ कम हुई हैं। हम पिछली बार 20 सीटें थी, इस बार हमारी 12 सीटें रही हैं। जहां तक आपका सवाल तीसरे मोर्चे का है, देखिए प्रधानमंत्री जी ने खुद बात की है, ही इज टॉक्ड अबाउट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इंडिया, देयर इज नो क्वेश्चन, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल सिस्टम। इट कैन नेवर बी अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज लॉन्ग एज फेडरलिज्म रिमेन्स एट द कोर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, which cannot be tinkered with, and as long as even a prime minister who is in that sense a very centrifugal figure, even he recognizes that there has to be cooperative federalism. Therefore there is no question that federalism, as long as it obtains in the hearts and minds of people, there will always be in a federal structure part. इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम इंडिया नेक्स्ट के मंच पर मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। सीधा रुख कर लेते हैं। हमने आपका इंटरव्यू आंकड़ों के दिन किया था और हमने वादा किया था कि हम एक मंच खड़ा करेंगे जिसमें हमने वादा किया था कंस्ट्रक्टिव एजेंडा पे मंच पे डिस्कस करेंगे। तो आज नेतागिरी और सारी जो हमने पॉलिटिक्स देख ली अब महीनों से, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश जी, आजकल पेड़ उगाने की ड्राइव चल रही है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं, 125 करोड़ पेड़ों की बात हो रही है। गोल क्या है? हर व्यक्ति को ऑक्सीजन की जरूरत है और ऑक्सीजन मिलने का प्रकृति का सोर्स एक प्रकृति में हवा में है, वैसे पेड़ ऑक्सीजन देता है, कार्बन सोखता है। तो हर जीवन का अगर हिसाब करेंगे तो एक व्यक्ति को कम से कम 10 पेड़ जिंदगी भर में लगाने चाहिए, रक्षा करनी चाहिए और बढ़ाना भी चाहिए, तभी जाके ये काम पूरा होता है और पर्यावरण का हमारे ऊपर जो कर्जा है वो हम थोड़ा उतारते हैं। पेड़ लगाने की बहुत प्रकृति है, लेकिन मेरा जोर है पेड़ 3 साल के बाद कितने जिंदा रहे, कितने आगे बढ़े, कितने बड़े हुए, उस पर इसकी सक्सेस मिलनी चाहिए। और इसलिए बहुत सारे कार्यक्रम है। अभी एक राज्य में मैं गया था जहां सारे राज्य के कंपाउंड जो है, कंपाउंडेड एरिया, ऐसे कंपाउंडेड एरिया का सैटेलाइट मैपिंग, ड्रोन के मैपिंग एक एक शहर का किया था, और वो करके उसमें पेड़ लगाएंगे ताकि प्रोटेक्ट होते हैं। किसान को देंगे तो वो अपने पेड़ प्रोटेक्ट करता है। छात्रों के लिए हमने स्कूल नर्सरी एक कार्यक्रम शुरू किया है,
उसको और बहुत अधिक गति देनी है। और उसमें स्कूल में नर्सरी यानी पौधा बीज बोने के लिए, फिर वो पौधा आने के लिए, और उसके साथ साथ ये पौधे का बड़ा होने तक 1 साल भर वो पालन पोषण करेगा और फिर घर ले जाएगा। और घर में अगर जगह है तो घर में, नहीं तो गली में, जहां भी जगह जिसके पास होगी वहां छात्र जाके जब बताएगा कि ये पेड़ मैंने तैयार किया है, इसको लगाइए, तो लोग लगाएंगे। जन भागीदारी के साथ ये पेड़ों का लगाने का और बढ़ाने का, जहां डिग्रेडेड फॉरेस्ट है वहां भी बड़े पैमाने पर हो। और जंगल के बाहर आज पेड़ काटने को भी पाबंदी थी, इसलिए कोई लगा नहीं रहा था। तो पेड़ लगाओ भी, और जब उपयोग करना है तो उपयोग करो, ये हम कह रहे हैं, क्योंकि फॉरेस्ट के, वनों के बाहर भी वन का निर्माण हो। एक अर्बन फॉरेस्ट्री कार्यक्रम किया है कि शहरों के बीचों बीच वन विभाग की जमीन है, 100 हेक्टर 200 हेक्टर, लेकिन उसको कब्जे, अनधिकृत कब्जा जमा होता है। उसके बजाय कंपाउंड लगाने के लिए केंद्र सरकार पैसा देती है, और उसमें जन भागीदारी से पूरी अच्छी गार्डन, अच्छा फॉरेस्ट, शहरों के बीचे बीच एक बगीचा नहीं, एक फॉरेस्ट तैयार हो, ये भी जरूरी है। और इसलिए ये सब काम हमने हाथ में लिए हैं, ताकि भारत का ग्रीन कवरेज पिछले 5 साल में 1% से बढ़ा है, और भी बढ़ाना है, और उस दिशा में हम आगे जाना चाहते हैं। इसकी सप्लाई चेन है, पौधों को अगर 150 करोड़ पौधे ही निकालने हैं, इसकी सप्लाई चेन का क्या बैक ऐसा है, अभी इस साल का 125 करोड़ पौधे तैयार किए हैं, सीडलिंग्स, और वो सीडलिंग को लगाने के लिए सभी एजेंसीज को, और जिनको भी लगता है वो देते हैं। वन विभाग भी तैयार करता है, सब जो नर्सरीज तैयार करते हैं, लोकल कॉर्पोरेशंस के भी तैयार करते हैं, उन सब का हिसाब हम रखते हैं, और 125 करोड़ से ज्यादा सीडलिंग इस साल लगाने के लिए तैयार। जावड़ेकर जी, एक चर्चा चल रही है, आइडिया, कंस्ट्रक्टिव आइडिया की, अगर 100-150 करोड़ पेड़ और पौधे लगाने ही हैं तो फल देने वाले पेड़ लगाने। ये सही है। हमने एक एडवाइजरी जारी की है, और हर साल उसको रिपीट करते हैं कि भाई वहां लोकल वैरायटी जो है, केरल में जो पेड़ लगेगा वो शायद नॉर्थ ईस्ट में नहीं चलेगा, नॉर्थ ईस्ट में लगेगा वो नॉर्थ इंडिया में नहीं चलेगा। तो जो पेड़ लोकल वैरायटी है उसको बढ़ावा देना चाहिए, उसको लगाना चाहिए। ये हमारी एडवाइजरी है, और यही प्रोग्राम का मूल भाव है। आपने डिग्रेडेड लैंड की बात करी, आप हाल ही में कह रहे थे कि भारत सबसे आगे बढ़ेगा एंटी डिजर्टिफिकेशन ग्लोबल कैंपेन में। कैसे आगे बढ़ें, कैसे आगे बढ़ा जाए? डेजर्टिफिकेशन का हमें समझना चाहिए, ये रेगिस्तान नहीं बनता है, लेकिन जमीन खराब होती है और उपजाऊ जमीन बंजर बनती है, ये भी डेजर्टिफिकेशन होता है। और ये क्यों होता है? कभी कभी धूल आती है, जहां रेगिस्तान है उसके नजदीक के इलाके में धूल चलती है, और हवा के साथ वो जमीन भी खराब होती है। कुछ जगह पानी ज्यादा लोग डालते हैं इरिगेशन में, और नी डीप इरिगेशन करते हैं, तो ऐसे में जमीन में सलाइन होता है, वो खराब होती है। अनेक बार नदियों में, ब्रह्मपुत्र और बाकी नदियों में, एक एक जमीन नष्ट ही हो जाती है, वो नदी में जाती है और नई जमीन भी पैदा होती है। तो ये सारे बदलाव होते हैं, जिसके कारण उपजाऊ जमीन कभी कभी अनुपजाऊ बन जाती है। तो उसको उपजाऊ बनाने के लिए चालू रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए सारे उपाय करना, इसका कार्यक्रम ही डेजर्टिफिकेशन को रोकने का काम है। मिशन कैंपेन ऑलमोस्ट लग रहा है कि अब मिशन कैंपेन पे हो गए हैं कि पेड़ लगाने, मिशन कैंपेन पे हो गए हैं कि डिसर्टिफिकेशन में भारत सबसे आगे जाए। बंद ये मिशन को बोलो, कैन वी जस्ट बाहर रिक्वेस्ट साइलेंस एट द बैक? बोल रहे लोग, अरे बाहर चाय के यहाँ लोग बोल रहे हैं, उनको रोको। जो ये मिशन कैंपेन पे जावड़ेकर जी हम पहुंच गए हैं कि पेड़ लगाने की मिशन कैंपेन, एंटी डिजर्टिफिकेशन ड्राइव मिशन कैंपेन, ये मिशन कैंपेन की क्या जरूरत है और इससे हम क्या अचीव कर सकते हैं? ऐसा है, अपना देश दुनिया का केवल 2.5% एरिया है, जमीन केवल 2.5% है,
लेकिन जनसंख्या दुनिया की 17% है और पशुओं की संख्या भी दुनिया में 20% हमारे पास है। दोनों के लिए पानी और जमीन लगता है और उसकी तो कमी है। और जो फ्रेश रेन वाटर होता है, ये रेन भी दुनिया का 1% ही भारत में होता है और इसलिए हमें समस्याओं बहुत होती है और इन समस्या बढ़ेगी, गंभीर होगी, विकराल रूप धारण करेगी। इसलिए उससे बचने के लिए और भारत को एक हरा भरा और एक अच्छा देश तैयार करने के लिए जन सहभागिता से ये सब कार्यक्रम अभी से जोर देकर हम चलाना चाहते, ताकि इस देश को ऐसे संकट का सामना कभी करना मंत्री जी, बैलेंस कैसे मेंटेन करा जाए कि एनवायरनमेंट और विकास। नाउ आप कुछ दिन पहले कह रहे थे कि देखिए, जब 600 दिन लगते थे एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए, अब 100 दिन में हो रही है। आप चाहते हैं कि 60 दिन में हो जाए। ये बैलेंस बिटवीन एनवायरमेंट एंड विकास कैसे किया जाए? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। एक प्रक्रिया जो पहले जटिल क्यों थी, समय क्यों लगता था? क्योंकि इस मंत्रालय को पहले टैक्स मंत्रालय कहा जाता था, फाइल रोकी जाती थी और इसको रोड ब्लॉक मिनिस्ट्री कहा जाता था। हमने केवल प्रोसेसेस ट्रांसपेरेंट किए हैं। जो एप्लीकेंट है, जो जिसने एप्लीकेशन किया है प्रोजेक्ट लगाने का, उसको दिखता है और दूसरों को भी दिखता है कि उसकी फाइल कहां है, कहां रुकी है। तो ये समझता है। ये प्रक्रिया पारदर्शी करने का काम हमने किया है, इसलिए समय बच गया। लेकिन पर्यावरण के कंडीशंस कम नहीं किए, उल्टे बढ़ाए हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि पर्यावरण की रक्षा और विकास दोनों होना चाहिए और दोनों संभव है साथ साथ। देखिए मंत्री जी, माइनिंग तो करनी है, फैक्ट्रियों के लिए लैंड चाहिए होगा ना। एक तरफ हम बैलेंस कर सकते हैं कि अगर एक तरफ पेड़ उगाए जा रहे हैं डिजर्टिफाइड लैंड में, तो फिर मायने बन रही हैं, तो ये बैलेंस मेंटेन हो सकता है देश में। इसके टारगेट क्या सेट करें आप? मैं आपको दिल्ली में है इसलिए दिल्ली का ही उदाहरण बताता हूं। मुझे याद है 2002 में जब पहले मेट्रो के स्टेशन बन रहे थे, तब अनेक एनजीओ विरोध कर रहे थे कि वहां एक स्टेशन बनाने के लिए 15-20 पेड़ है तो काटने पड़ते थे। तो वो बोले पेड़ नहीं कटना चाहिए, लेकिन उन्होंने सारे पेड़ काटे नहीं, जो उठाकर दूसरी जगह प्लांट कर सकते थे, ट्रांसप्लांट कर सकते थे, वो किया। और उसके साथ साथ उन्होंने एक पेड़ की जगह 4 पेड़ 5 पेड़ लगाए। आज 16 साल के बाद क्या हुआ? 271 स्टेशन हुए। जितने पेड़ काटे गए उससे 5 गुना ज्यादा जिंदा रहे और अच्छे फले फूले, और जो ट्रांसप्लांट किए वो भी 95% बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं। तो पेड़ भी बचे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी हुआ, पर्यावरण का पूरक हुआ और 25 लाख लोग आज मेट्रो से